क्या आप यूपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और आप एपीएफसी एग्जामिनेशन को भी टारगेट करना चाहते हैं? तो दोस्तों दिस वीडियो इज फॉर यू। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन देन यू आर ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड फॉर द एपीएफसी एग्जामिनेशन। तो इस वीडियो को एंड तक पक्का देखिएगा, ये पूरा जानने के लिए कि किस तरीके से आप यूपीएससी एग्जाम को प्रिपेयर करते टाइम भी एपीएफसी एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पीवाईक्यूज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी एपीएफसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में। तो आप लोगों को 2002, 2004, 2012 और 2015 ये वो साल है जब एपीएफसी एग्जामिनेशन हुआ है, उनके प्रीवियस ईयर पेपर्स हम आपको डाउनलोड करने का मौका दे रहे हैं, वो भी फ्री में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, इन पेपर्स को डाउनलोड करो और इन पेपर्स को यूज करो अपनी प्रिपरेशन में। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि व्हाई वन एस्पिरेंट हु इज ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन शुड गो फॉर एपीएफसी प्रिपरेशन। तो यहां पर देखो बहुत सारे कारण हैं, मैं शुरुआत करता हूं सबसे पहले कारण से। देखिए आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी सीएसई एग्जामिनेशन में कंपटीशन लेवल काफी ज्यादा है और आप लोग बहुत अटेम्प्ट्स देने के बाद भी खुद को सक्सेसफुल नहीं पाते हो, या फिर अगर कोई बिगिनर है और वो यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहता है तो सडन सक्सेस की गारंटी नहीं है। ये एग्जाम बहुत कंपटीशन वाला है, मल्टीपल लेवल्स हैं, प्री है, मेंस है, देन इंटरव्यू है और यहां पर बहुत ज्यादा हमें मेहनत करनी पड़ती है सक्सेस हासिल करने के लिए। और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 2-3 अटेम्प्ट दे दिए होंगे लेकिन किसी ना किसी स्टेज पर उनको अनसक्सेस मिली होगी। तो यहां पर हम एपीएफसी की तरफ क्यों जाएं? तो दोस्तों यहां पर कुछ पुल फैक्टर हैं और कुछ पुश फैक्टर हैं। तो मैंने पुश फैक्टर आपको सबसे पहले बताया कि यूपीएससी इज अ वेरी टफ गेम जहां पर सडन सक्सेस नहीं मिलती है और वहां पर हम कहीं ना कहीं अपनी प्रिपरेशन में फंसते जाते हैं और हमें कोई एग्जिट दिखाई नहीं देता। अब बात करते हैं पुल फैक्टर की कि एपीएफसी एग्जामिनेशन की जो जॉब हमें बाद में मिलेगी वो अपने आप में इतनी प्यारी जॉब है जो कहीं ना कहीं हमें अट्रैक्ट करती है। अगर हम बात करें विद द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी तो यहां पर ओवरलैपिंग ऑफ सिलेबस है, मतलब बहुत सारा सिलेबस ऐसा है जो हम ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन। उसके बाद एपीएफसी एग्जामिनेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी रेपुटेटेड जॉब है, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड की लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ में कमिश्नर पोस्ट है, ये गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है, लेवल ए ऑफिसर, और आपके पास बहुत सारी फील्ड पावर भी है और बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी है। तो यहां पर जो सबसे बड़ा पुल फैक्टर मुझे देखने को मिलता है इन द एपीएफसी जॉब, दैट इज रेपुटेटेड जॉब विद वेरी गुड पे। आपको 7th पे कमीशन के हिसाब से काफी अच्छा पे बैंड यहां पर मिलता है और बहुत सारी फैसिलिटीज, पर्क्स एंड अलाउंसेस भी आपको मिलते हैं। इसके साथ साथ अपॉर्चुनिटी टू मेक इंपैक्ट। दोस्तों आप में से बहुत सारे बच्चों का एम क्या होगा कि वी वांट टू गो टू द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, वी वांट टू क्लियर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, क्योंकि हम सोशल सर्विस करना चाहते हैं, हम पब्लिक डीलिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं और हम हमारे समाज में या फिर हमारे देश के लिए एक इंपैक्ट लेकर आना चाहते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप एपीएफसी जॉब में जाने के बाद ऐसा नहीं कर सकते। आप बहुत सारे एपीएफसी ऑफिसर से बात करिए और आपको एक पक्का एक थीम मिलेगी कि उनके पास भी ऐसी पावर्स हैं कि वो भी एक इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन को काफी प्रमोट करते हैं और जो एपीएफसी है इनका एक बहुत बड़ा रोल रहता है इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को आगे प्रमोट करने में। इनके पास पावर्स होती हैं उनके रिगार्डिंग स्टेप्स लेने में। तो अगेन बहुत सारे मौके आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर आप विद द एपीएफसी जॉब ये जो अपना सोशल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है या फिर जो आपकी पब्लिक डीलिंग है उससे एक इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गुड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। दोस्तों जब आप एपीएफसी पोस्ट पे जाते हो तो उसके बाद आप रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बनते हो, असिस्टेंट सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बनते हो और फाइनली आप एक बहुत अच्छी पोस्ट पे जाके रिटायर होते हो। तो ऐसा नहीं है कि यहां पर जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है और आपको ग्रोथ भी देखने को नहीं मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत अच्छी एक जॉब लाइफ है और उसके साथ साथ आपको बहुत पीरियडिकली एक अच्छी प्रमोशन देखने को मिलती है, जिसके बाद आपकी जो पावर्स हैं उसके साथ साथ जो आपकी सैलरी हो गई वो सब बहुत अच्छा इंक्रीज हमें देखने को मिलता है वहां पर। ठीक है, तो ये कुछ पुल फैक्टर हैं। और दोस्तों अगेन अगर हम यूपीएससी से कंपेयर करें तो एपीएफसी में जाने के बाद आपका जो पढ़ाई का प्रेशर है या फिर जो एक प्रेशर होता है ना कि मुझे एग्जाम क्लियर करना ही करना है, सोसाइटल प्रेशर हम मान लें, फाइनेंशियल प्रेशर हम मान लें, वो हमारा रिड्यूस हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक रिस्पेक्टेबल एग्जिट की तरफ चले गए होते हैं, एक सिस्टम में एंट्री हमें मिल चुकी होती है और एक जो प्रेशर है कि भाई अब नथिंग टू लूज है, अगर तू नहीं भी सिलेक्ट हुआ तो तेरे पास ऑलरेडी एक गवर्नमेंट जॉब है और काफी अच्छी गवर्नमेंट जॉब है, वो हमें एक सिक्योरिटी देखने को मिल जाती है, जिसके बाद कहीं ना कहीं हमारा जो रिजल्ट है वो और इंप्रूव हो जाता है। क्योंकि अभी हम जब एग्जाम दे रहे हैं तो बहुत प्रेशर में एग्जाम दे रहे हैं, कहीं ना कहीं हम ये अपने ऊपर एक बर्डन लेकर बैठे हैं कि यार नहीं हुआ तो क्या होगा,
लेकिन अगर आप एपीएफसी में घुस जाते हो, इस जॉब में घुस जाते हो, तो आपको फिर ये टेंशन नहीं है कि अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ, क्योंकि यू आर ऑलरेडी इन अ कमिश्नर पोस्ट। तो ये बहुत अच्छी एक बात रहेगी कि आपको एक रिस्पेक्टेबल एग्जिट मिलेगा, क्योंकि अगेन ये जॉब या जो प्रिपरेशन है यूपीएससी की एक दलदल है। हर बार आपको लगता है कि थोड़े से मार्क्स से रह गए, तो वो जो रहने वाला चीज है वो आपका खत्म हो जाएगा और आप लोग अपनी जॉब सिक्योरिटी के साथ साथ प्रिपरेशन आगे बढ़ा सकते हो। अगर हम बात करें कि यूपीएससी के साथ हमें क्या लिंक देखने को मिलता है एपीएफसी का, तो दोस्तों सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको लोगों को बताना चाहूंगा वो ये है कि दोनों एग्जामिनेशन की एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी सेम है। मतलब यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन तो यूपीएससी लेता ही लेता है, लेकिन एपीएफसी एग्जामिनेशन भी यूपीएससी ही कंडक्ट करवाता है। अब इसका फायदा क्या है दोस्तों, अगर आप 2015 का पेपर उठा के देखें एपीएफसी का, या 2012 का, या 2006 का, या 2004 का, तो कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन का टाइप है, क्वेश्चन का नेचर है, जो स्टाइल है, वो पूरा का पूरा हमें यूपीएससी लेवल का देखने को मिलता है। तो जो बच्चा ऑलरेडी यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा है या फिर 2-3 अटेम्प्ट दे चुका है, उसको पेपर का स्टाइल वही देखने को मिलेगा जो वो यूपीएससी में अटेम्प्ट करके आ रहा है। तो कुछ दिक्कत नहीं है, कोई सेपरेट थिंग आपको यहां पे देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज सेम है। दूसरी बात कि सिलेबस की ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा है। अब सिलेबस की ओवरलैपिंग से मेरा मतलब क्या है कि आप यूपीएससी में कुछ टॉपिक्स ऐसे पढ़ते हो जो आपको एपीएफसी में भी पढ़ने हैं। अगर मैं सिलेबस ओवरलैपिंग की बात करूं तो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस आपने यूपीएससी में भी पढ़ना है और बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ना है, प्री में भी आता है, GS2 का भी पार्ट है। देन इंडियन इकोनॉमी GS3 का पार्ट है, प्री में भी आता है और एपीएफसी सिलेबस का भी पार्ट है। देन ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट, अब ये टॉपिक आप बोलोगे कि सर ये एपीएफसी में कहां है, लेकिन अगर आप 2015 का पेपर देखो तो लगभग 6 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट से पूछे गए थे। आपसे गंगा की ट्रिब्यूटरीज को अरेंज करवाने को बोला गया था, आपसे एसपीएम के बारे में पूछा गया था, कार्बन फुटप्रिंट के बारे में पूछा गया था। तो दीज क्वेश्चंस वर फ्रॉम दी ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट डोमेन जो आपको प्रिपेयर करना है। देन आता है जनरल साइंस, अगेन दोनों एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है। फ्रीडम मूवमेंट, मॉडर्न हिस्ट्री, अगेन दोनों एग्जामिनेशन में कॉमन है। इंडियन कल्चर हेरिटेज आप प्री में भी पढ़ते हो, GS1 का भी पार्ट है और एपीएफसी का भी पार्ट है। देन मेंटल एबिलिटी आपका सीसेट पेपर का पार्ट है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स कहीं ना कहीं आप GS1, GS2, GS3 इन तीनों में पढ़ते हो, क्योंकि हम जब पुवर्टी की बात करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो वहां पर हम स्कीम्स पढ़ते हैं। जब हम GS2 में बहुत सारे जो हमारे गवर्नेंस में सोशल इश्यूज वाला टॉपिक है उसको जब हम प्रिपेयर करते हैं, जहां पर हम डेवलपमेंटल इश्यूज की बात करते हैं, तो वहां पर हम स्कीम्स पढ़ते हैं। GS3 में हम स्कीम्स पढ़ते हैं, तो अगेन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स फॉर दी वनरेबल सेक्शंस, फॉर दी हेल्थ, जो हेल्थ वनरेबल सिटीजन्स हैं उनके लिए ये सब हम कवर कर चुके होते हैं। तो यहां पर हमें ओवरलैपिंग देखने को मिलती है। एक और कंपोनेंट जो यहां पर नहीं लिखा हुआ और हम प्रिपेयर करते हैं फॉर द यूपीएससी, वो है जनरल इंग्लिश, लेकिन उसमें कुछ पार्ट ऐसा है जो हम स्पेसिफिकली प्रिपेयर करेंगे फॉर दी एपीएफसी एग्जामिनेशन, तभी उसको यहां पर लिखा गया है। ठीक है, तो ये जो कंपोनेंट आप यूपीएससी में पढ़ते हो, एथिक्स, आईआर वगैरह, वो यहां पर नहीं आने वाले। ये सिलेबस आपका ओवरलैपिंग है और कुछ यूनिक कंपोनेंट आपको देखने को मिलेंगे एपीएफसी एग्जामिनेशन में, जैसे अकाउंट, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, स्टैटिस्टिक, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, जर्नल इंग्लिश, लेकिन यहां पर हायर लेवल है क्योंकि यहां पर कंपोनेंट्स जो है वो सिर्फ कंप्रेंशन नहीं है, उसके अलावा वोकैब भी है, सिनोनिम, एंटोनिम, ठीक है, ये सब आ जाता है। देन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये 4 कंपोनेंट नहीं पढ़ने हैं, लेकिन ये मेजर कंपोनेंट्स आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप लोग बिल्कुल न्यू टू दी एपीएफसी प्रिपरेशन होंगे। आप लोगों ने ऑलमोस्ट 70% सिलेबस कवर कर लिया होगा जब आप यूपीएससी की तैयारी करके एपीएफसी की तरफ आओगे। ठीक है, अब यहां पर किस तरीके से हम अपनी तैयारी को और आगे देखते हैं इंप्रूव्ड मैनर में। अगर हम एपीएफसी का पेपर देखें तो यहां पर जनरल स्टडीज जो है हमारा, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशल सिक्योरिटी, हिस्ट्री, कल्चर, उसमें अगर हम करंट अफेयर जोड़ दें और मेंटल एबिलिटी और इंग्लिश जोड़ दें तो पेपर में अप्रोक्सीमेटली 120 में से 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको 30 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा प्रिपेयर करने हैं, लेकिन 90 क्वेश्चन आपके ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं एंड दिस इज अ ह्यूज एडवांटेज। आप लोग जब यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप ऐसा नहीं कि सिर्फ यूपीएससी एग्जाम के लिए वो कंपोनेंट प्रिपेयर कर रहे हो। व्हेन यू आर रीडिंग लक्ष्मीकांत, इसका मतलब ये नहीं है कि लक्ष्मीकांत की जो प्रिपरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी में काम आने वाली है। आपका क्वेश्चन लक्ष्मीकांत में अगर किसी भी पेपर में आता है, एसएससी में, एपीएफसी में या फिर किसी भी और एग्जामिनेशन में, आपकी नॉलेज तो वही रहेगी। तो आप जब प्रिपरेशन यूपीएससी की कर रहे हो तो दोस्तों यू आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर दी एपीएफसी एग्जामिनेशन। और अगर आपने पॉलिटी कंप्लीट कर ली है तो वो पॉलिटी आपकी ना सिर्फ यूपीएससी के लिए बल्कि एपीएफसी एग्जामिनेशन के लिए भी प्रिपेयर हो चुकी है। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, तो यहां पर अगर आप एपीएफसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो यूपीएससी की प्रिपरेशन आपकी बहुत हेल्प कर रही है। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें करना क्या है।
कैसे हमें आगे बढ़ना है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड आई थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। अगर हम बात करें कि हमने यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रखी है और हमें अब एपीएफसी एग्जामिनेशन को कैसे अप्रोच करना चाहिए, तो दोस्तों यहां पर दो स्ट्रेटेजी रहेंगी। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो 2-3 साल से प्रिपेयर कर रहे हो यूपीएससी एग्जामिनेशन की और आपको लगता है कि आपके जीएस कंपोनेंट काफी स्ट्रांग है, मतलब वहां पर आपने बहुत सारे एफर्ट्स मार लिए हैं एंड यू आर ऑलरेडी कंफर्टेबल विद दोज कंपोनेंट्स, कोई भी क्वेश्चन आए आपकी 80% जो अटेम्प्ट है वो रहेगी और एक्यूरेसी भी काफी रहेगी। तो उस केस में आपका पहला काम क्या रहेगा कि आप अपने डेली शेड्यूल में जीएस की रिवीजन को इंक्लूड कर लो। मतलब जब आप शेड्यूल बनाओगे तो आपको दिन में अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हो तो 8 घंटे को आप डिवाइड करोगे 3 कंपोनेंट में। मैं हमेशा कहता हूं कि हम करंट अफेयर्स को थोड़ा सा सेपरेट लेके चलते हैं क्योंकि बहुत वाइड डोमेन है और यहां पर न्यूज़पेपर प्लस मैगजीन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे यूपीएससी के लिए भी और एपीएफसी के लिए भी। तो इनको आप सेपरेटली दिन में 1.5 से 2 घंटा दीजिए, ठीक है। इसके बाद जो हमारी सेकंड शिफ्ट बनेगी ये शिफ्ट होगी जीएस शिफ्ट। यहां पर जो कंपोनेंट हमने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिए हैं उनकी हमें रिवीजन करनी है। अब ये रिवीजन किस तरीके से हो सकती है? पहली बात कि हमें पता होता है कि यार इस कंपोनेंट में हमारा ये एरिया वीक है या ये एरिया बहुत स्ट्रांग है। हमने बहुत सारे मॉक दे दिए होते हैं, आई होप आपने भी मॉक दिए होंगे। तो यहां पर अगर आपने मॉक देने के बाद एनालिसिस करके पाया है कि मेरे स्ट्रांग एरिया क्या है, वीक एरिया क्या है, तो उन पे काम करना है आपको यहां पर। तो बेसिकली जो रिवीजन होगी इसमें और डेप्थ पे आप जाओगे और चीजों को अपने टिप्स पे रखने की कोशिश करोगे। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि डीपीएसपी आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 में आते हैं, ठीक है। और रफली आपको पता है कि कौन सा डीपीएसपी किस पर्टिकुलर आर्टिकल में है। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 है, ठीक है, पंचायत वाला आर्टिकल 40 है, आपको रफली पता है। और बहुत सारे जो डीपीएसपी हैं बाकी सारे नहीं पता है। तो जब आप रिवाइज करोगे ना तो आप कोशिश ये करोगे कि हर चीज अब टिप्स पे रहे। मतलब आपको पता हो कि आर्टिकल 39A क्या है, आर्टिकल 39 क्या है, आर्टिकल 40, 41, 42, 43A, 43B, आपको सब टिप्स पे होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों पेपर में ना अगर आप टिप्स पे नहीं लेके जाते चीजों को, मैं रट्टा नहीं कह रहा हूं उसको, ये इसको बार बार रिवाइज करने से अपने आप ऑटोमेटिकली आपके माइंड में इंक्लूड हो जाता है। तो वहां पर आप कंफर्टेबल महसूस करोगे इन सॉल्विंग द क्वेश्चन। अगर आप डाउटफुल हो कि अरे 41 था या 42 था, तो पेपर में गलत होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं क्योंकि पेपर का प्रेशर ऑलरेडी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहां पर रिवीजन जो आपकी रहेगी वो अब आपको एक लेवल और लेके जानी है और अच्छे से हर चीज को रिवाइज करना है, खासकर अपने वीक एरियाज को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। और इस रिवीजन में आप जब जैसे ही कोई टॉपिक रिवाइज करोगे या आपने कोई चैप्टर कंप्लीट किया तो उसके बाद उसका क्विज या मॉक टेस्ट छोटा सा पक्का देना है। ये क्विज किस तरह का हो सकता है कि आप पीवाईक्यू सॉल्व कर लो उस पर्टिकुलर टॉपिक के, क्योंकि यूपीएससी के बहुत सारे एग्जामिनेशन है, सीडीएस है, सीएपीएफ है, यूपीएससी इटसेल्फ है, ठीक है, एसिक एग्जामिनेशन है, ईओयू एग्जामिनेशन के बहुत सारे पेपर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए या फिर अगर आपके पास कोई मॉक टेस्ट या फिर कोई क्विज है तो उसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये रिवीजन, जैसे आपने 2.5 घंटे पढ़ा कोई जीएस कंपोनेंट, उसके बाद उसकी रिवीजन पक्का चलेगी। ये हुआ डे वाइज प्लान। लेकिन ये जीएस के सब्जेक्ट्स को आपको ओवर द वीक एंड ओवर द मंथ भी प्लान करना पड़ेगा कि अगले 15 दिनों में मेरी पॉलिटी रिवाइज करनी है मुझे, उससे अगले 15 दिनों में मुझे मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज करनी है। तो पहले आप बनाएंगे डे वाइज शेड्यूल, देन यू विल प्रिपेयर द वीक वाइज शेड्यूल एंड देन यू विल प्रिपेयर द मंथ वाइज शेड्यूल और उस पर टिक मारते जाइए। अगर आप डे वाइज टारगेट मीट करेंगे तो आपके वीक वाइज टारगेट ऑटोमेटिकली मीट हो जाएंगे और वीक वाइज टारगेट अगर मीट होंगे तो मंथली टारगेट मीट हो जाएंगे। ये आपकी रिवीजन स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। उसके बाद जो तीसरा कंपोनेंट है वो है कंपोनेंट्स यूनिक फॉर द एपीएफसी एग्जामिनेशन। क्योंकि दोस्तों अभी एपीएफसी एग्जामिनेशन की हमें चांसेस दिख रहे हैं कि आ सकता है कभी भी, लेकिन यूपीएससी एग्जामिनेशन अभी काफी दूर है, अगले साल मई में एग्जामिनेशन है। और ये जो पीरियड होता है ना सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये इतना हार्ड पीरियड नहीं होता यूपीएससी प्रिपरेशन का, ये आप लोग भी जानते हैं। तो यहां पर अगेन जब आप ये काम कर रहे हैं तो यूपीएससी के लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये चीज यूपीएससी के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे, यू आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग यूरसेल्फ फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन। अब यहां पर क्योंकि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये जो SON सन वाले मंथ हैं, यहां पर आपके पास यूपीएससी का प्रेशर थोड़ा सा कम है, तो आप जो यूनिक कंपोनेंट हैं उनको आराम से कवर कर सकते हैं इस पर्टिकुलर टाइम पर। और इनको प्रिपेयर करके एक बार छोड़ दो, एक बार प्रिपेयर करके एक बार छोड़ दो, तो कि आपको पता लग जाए कि यार मैंने कुछ कवर कर रखा है। और फिर जब एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन आएगी तब इनको सिर्फ आप रिवाइज करिएगा, क्योंकि ये कंपोनेंट्स न्यू हैं, एक बार आपको टाइम देना पड़ेगा। तो यहां पर जैसे हमारे कंपोनेंट है अकाउंटेंसी, ठीक है, IR एंड लेबर लॉ, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस, IR एंड लेबर लॉ,
सोशल सिक्योरिटी, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड स्टैट। तो यहां पर अगर आप इनको 15, इसको 15, इसको 15 और इनको 5-5 दिन भी देते हो तो भी आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी हो गई। 2 से 3 महीने मोर देन इनफ हैं आपको इन कंपोनेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए। और बेस्ट टाइम क्या है इनको प्रिपेयर करने का? यही वाला, क्योंकि एक बार नवंबर निकला तो कहीं ना कहीं आपको यूपीएससी की जो चिंता है वो दोबारा होनी शुरू हो जाती है और बहुत लाजमी है वो टेंशन। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आपको किस तरीके से यूपीएससी की प्रिपरेशन के साथ एपीएफसी की प्रिपरेशन करनी चाहिए। ये तो थी उन बच्चों के लिए जो कि ऑलरेडी यूपीएससी की अच्छी प्रिपरेशन कर चुके हैं, लेकिन वो बच्चा जो अभी यूपीएससी के लिए स्टार्ट कर रहा है और एपीएफसी एग्जाम भी देना चाहता है, दोनों प्रिपरेशन साथ लेके चलना चाहता है, तो उसके लिए क्या होगा कि आपको जीएस फिर ढंग से पढ़ना है। और वो जो जीएस आप पढ़ रहे हो, जैसे इंडियन पॉलिटी, मैंने पहले बोला कि 15 दिन में रिवाइज हो जाएगी, अब आपका वो टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा। आपको 1 महीना लगेगा मिनिमम इंडियन पॉलिटी कवर करने में। और दिन में अगर आप 3 घंटे पढ़ते हो तो जब आप इंडियन पॉलिटी कवर कर लोगे तो वो इंडियन पॉलिटी आपकी यूपीएससी के लिए भी कवर्ड है और एपीएफसी के लिए भी कवर्ड है। आपके केस में सिर्फ टाइम लिमिट इंक्रीज हो रही है। और आप क्योंकि बिगिनर हो तो आप लोगों को अच्छे तरीके से एक पहले एनसीईआरटी पढ़ के और फिर रेफरेंस बुक पढ़ के उस टॉपिक को कवर करना है। लेकिन आप ये मत सोचिए कि आप एपीएफसी के लिए कुछ अलग से प्रिपेयर करोगे। व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन जीएस वाला पार्ट, तो आप एपीएफसी के लिए भी ऑलरेडी उसको प्रिपेयर कर रहे हो। और अगेन आप लोगों को भी जो यूनिक कंपोनेंट हैं वो भी अभी प्रिपेयर करने पड़ेंगे। अगेन दिन में 2 से 3 घंटे दीजिए अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग और आईआर, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी को, ताकि एक बार आप उनसे यूज टू हो जाओ। अब दोस्तों यहां पर आपके पास एक एडवांटेज भी है जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं कि आप उन केस में, उन तीनों सब्जेक्ट्स में, यूनिक सब्जेक्ट्स में इक्वल हो ऑलरेडी प्रिपेयरिंग स्टूडेंट के कंपैरिजन में। तो वहां पर आपको थोड़ा एडवांटेज है कि आप अपनी फ्रेश एनर्जी के साथ इन कंपोनेंट्स को एक बार खत्म करके रख दो, ठीक है। क्योंकि अगर आपने एक बार भी कंप्लीट कर लिया तो आपके लिए बाद में रिवाइज करना आसान रहेगा। लेकिन अगर आप नोटिफिकेशन आने के बाद ही उनको पढ़ने की सोच रहे हो, देन इट इज नॉट गुड, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से पूरा एक प्लान था। आई होप कि आप लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे और फॉलो करने की कोशिश करेंगे। तो यूपीएससी वाली प्रिपरेशन आपकी 6 घंटे एटलीस्ट चलनी चाहिए। यहां पर जीएस होता है, सीसेट प्रैक्टिस होती है अगर आप प्रीलिम्स के पास हो, ऑप्शनल की प्रिपरेशन होती है जो अगर आपने नहीं कर रखी तो आपको अभी करनी पड़ेगी। आंसर राइटिंग आप रेगुलरली कर सकते हो, करंट अफेयर आपको प्रिपेयर करने हैं। तो जो जीएस वाला पोर्शन है, सीसेट वाला पोर्शन है 1, 2, 1, 2 एंड ये दोनों भी, क्योंकि कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग हमारे जो पॉइंट्स है हमें याद करने में और हेल्प करती है। तो इनका एडवांटेज हमें यहां पर जीएस में पक्का देखने को मिलेगा। प्लस ये कंपोनेंट का आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा ऑन डेली बेसिस और 2 से 3 महीने आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज द स्ट्रेटेजी फ्रॉम माई साइड। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों आई एम कंडक्टिंग अ लाइव वर्कशॉप जहां पर मैं आपको 3 घंटे में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरीके से आपको पूरे एग्जामिनेशन को अप्रोच करना है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। और ये 3 घंटे का जो वर्कशॉप है ये 300 घंटे की गूगल सर्च के बराबर है, यूट्यूब सर्च के बराबर है। तो इस पे रजिस्टर करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और पार्ट बनिए एक ऑसम वर्कशॉप का जहां पर मैं आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं फॉर द एपीएफसी एग्जामिनेशन। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर कोई डाउट है प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, कोई इशू है, यू कैन कॉल अस एट 8146207241 या एक मेल ड्रॉप कर सकते हैं hello@edutap.co.in पर। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।